लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 48 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फैंटास्टिक। 48th सेशन एंड वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कमोडिटीज। हमने मेजर 4-5 कमोडिटीज को कवर कर लिया है। आई होप यू हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग देम। यस सर। फैंटास्टिक। सो यू आर ट्रैकिंग इक्विटी, आप करेंसी भी ट्रैक कर रहे हैं और कमोडिटीज भी ट्रैक कर रहे हैं। सो योर पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग अ मल्टी एसेट ट्रेडर इज ऑन। राइट सर। फैंटास्टिक। और दोस्तों आपका क्या हाल चाल है? आप क्या ट्रैकिंग कैसे चल रहा है? पहली बार आप जुड़े मुझसे तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग जिसको हवा बना रखा है सबने, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंपल भाषा में एकदम सरल कर दे रही आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। अन्नपूर्णा जी तो सीख चुकी है, एकदम जब आई थी तो एकदम रॉ थी, अब ये ट्रेडिंग कॉल्स भी देने लगी है। तो आप भी ये सीरीज के साथ जुड़िए अगर आप जुड़े नहीं हैं तो, और मेरे चैनल के साथ अगर आप बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में पैसे लगते नहीं हैं और आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे, तो ये तो बहुत गलत है। तो आप सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त काम होने वाला है, तैयारी बहुत हो रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज के बारे में। सर क्रूड ऑयल, तेल। दिस इज द मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज। अगर आपने क्रूड ऑयल के बारे में नहीं जाना है तो फिर आपने कुछ इनकम्प्लीट कर रखा है, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट को सबसे ज्यादा हिलाता कौन है? वो है तेल, कच्चा तेल। थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा क्रूड ऑयल के बारे में कि एग्जैक्टली कुछ होता है, कच्चा तेल होता है जिसके कारण लड़ाइयाँ भी हो रही है, जिसके दाम बढ़ते हैं तो सब घबराने लग जाते हैं, जिसका दाम घटता है तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि तेल का दाम कम हो गया। राइट। जनरली हम लोग तेल को सिंबलाइज करते हैं पेट्रोल से कि दाम बढ़ गया, जैसे अभी कितना 100 रुपया होता है। हाँ सर। तो बहुत महंगा हो गया, सबको दुख होता है। तेल भराने जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं तेल फुल कर दे। पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब डर लगता है फुल कराएगा मतलब ये कितना रुपए का बिल दे देगा। तो तेल इन एनी फॉर्म अल्टीमेटली, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है या केरोसिन है या कोई भी तरह का तेल आप देखोगे, ये सब जाके अल्टीमेटली ओरिजिनेट एक जगह से होता है जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल। एंड दुनिया भर में क्रूड ऑयल का एक डोमिनेंस है, बिकॉज क्रूड ऑयल का एक हिस्ट्री है। और आज हम लोग वो पूरा हिस्ट्री को समझेंगे और कैसे क्रूड ऑयल का नॉलेज से आप इक्विटी मार्केट में काम कर सकते हैं। ये जो पूरा कमोडिटीज का हमने डिस्कशन किया अनुपुना, इफ यू ऑब्जर्व तो हमने सारे कमोडिटीज को ऊपरी लेवल पे देखा है, समझा है। हमने उन पे डीप एनालिसिस नहीं किया, बिकॉज आई डिडंट वांट यू टू बिकम अ डीप कमोडिटीज ट्रेडर थ्रू दिस। राइट। ऑब्वियसली आपको अगर डीप एनालिसिस करना है तो नेक्स्ट लेवल का हर कमोडिटीज के अंदर में आपको घुसना पड़ेगा, बट कमोडिटीज का बेसिक आइडिया लग गया और इक्विटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसका आइडिया लग गया आपको, है ना? राइट। तो चलिए क्रूड ऑयल के बारे में बातचीत करते हैं। और ये प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, लीजिए, यूज कीजिए, फायदा उठाइए जी। चलिए आगे बढ़े। ऑलराइट, सो क्रूड ऑयल। सो what is crude oil? So naturally occurring unrefined petroleum product mostly composed of hydrocarbon deposits. Hydrocarbon deposits मतलब जमीन के नीचे कुछ चीजें अवेलेबल हैं, उनको निकालते हैं और उनको हमारे यूटिलिटी की जो सामग्रियां हैं जो हमको यूज चाहिए उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेटल्स हैं, जो मेटल ओर्स निकलते हैं, मेटल माइंस करते हैं, वैसे क्रूड ऑयल भी निकाला जाता है नीचे से इन अ रॉ फॉर्म। इट्स अ हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स, राइट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो गाड़ी का ईंधन के रूप में यूज करो या पेट्रोलियम जेली जो हम लोग यूज करते हैं ठंड के मौसम में। हर चीज आप देखो आपके अराउंड में कहीं ना कहीं उसमें तेल का योगदान है। जैसे ये माउस, ये बना है प्लास्टिक कहाँ से बनता है? कच्चा तेल। हर चीज, ये यहाँ ये टेबल पे हम लोग बैठे हैं, इसके ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें भी कच्चा तेल का कोई ना कोई आउटपुट का रोल है। Raw is तेल and then it is processed to create lot of things around us. It is a finite source, मतलब एक finite है, ऐसा नहीं कि unlimited है। ये दुआओं की तरह नहीं है जो आपको unlimited मिल जाती है।
There is a limit to the tail which is available in the world, and it's also called fossil fuel. Fossil fuel क्यों बोलते हैं? क्योंकि obviously एक natural resource है जिसका एक limitation है, और नेचर को बर्न करके ये प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक fossil fuel हो रहा है. At present rate of production, Earth has only enough crude oil for 53 years. खाली 53 साल तक अवेलेबल होगा. तो आपके लाइफ टाइम तक तो है, मैं तो चला जाऊंगा, आपके लाइफ टाइम तक है, तो आपको चिंता वैसे नहीं करना होगा. और अगर आपको आपके बच्चों की चिंता करनी है तो फिर डेफिनेटली इसका नॉलेज सबको दीजिए, बिकॉज वेस्ट करना तेल को किसी भी फॉर्म में कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, बिकॉज वी हैव ओनली लिमिटेड सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल. बट इज इट अ वरी, इज इट अ कंसर्न? नॉट, बिकॉज द वे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, द न्यू मोड ऑफ एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस. शायद क्रूड ऑयल एक पॉइंट के बाद में इररिलेवेंट भी हो सकता है. आज हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो, राइट? बट हो सकता है ना, राइट. हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल 1775 में उसके पहले केरोसिन को यूज किया गया उसके बाद, और उसके पहले वेल ऑयल को यूज किया जाता था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. वेल ऑयल मतलब एक्चुअल में वेल ऑयल, लाइक व्हेल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वेल को पकड़ के मार के सांस से तेल निकाल के Okay. उसको यूज करते थे. बट केरोसिन फॉर्चुनेटली उस समय प्रोड्यूस हो गया तो बेचारी वेल बच गई. मिड लेट 1800s में फर्स्ट ऑयल वेल मतलब तेल का कुआं मिला, और फर्स्ट पाइपलाइन डेवलप की गई जो कुएं से पाइप डाल के उस कुएं से तेल निकालने का काम किया गया मिड 1800s में. अर्ली 1900s के अंदर में ऑयल ग्रीजर हो गया, जैसे आप धरती को में डिग कर रहे हैं और एक ग्रीजर की तरफ तेल निकल रहा है. तो पहला ऑयल ग्रीजर प्रोड्यूस हुआ 1 लाख बैरल का, ओके, अर्ली 1900s में. और ये मुझे जितना याद है कि ये यूएस में हुआ था सबसे पहला, और वहां से सबसे पहले प्लास्टिक बनाया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. तो तेल को रिफाइन किया जाता है, उससे वेरियस तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो आप अगर प्लास्टिक पैकेट्स यूज करते हैं या किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज करते हैं, अल्टीमेटली उसका जो सोर्स देता है वो है क्रूड ऑयल. ओके. 1931 में ग्रेट डिप्रेशन आया, 1929 में आया, फिर उसके बाद डिप्रेशन काफी टाइम तक चला. तो उसके कारण ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी, तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस कम होंगी बिकॉज डिमांड कम हो गया था. 1941 में प्लास्टिक प्रोडक्शन एक्सेलरेट किया. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक मैसिव डेवलपमेंट का एक युग चालू हुआ. And the development led to metal prices also going up, infrastructure spending सब हुए. तो एक plastic emerged as an alternative source of inside the development process. तो प्लास्टिक की चेयर्स बनने लगी, प्लास्टिक के घर बनने लग गए. घर मतलब obviously not the building concrete, but प्लास्टिक यूज होने लग गया घरों के अंदर में, ताकि जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो. आपके घर में भी अगर आप 360 डिग्री घूमेंगे तो आपको कितने प्लास्टिक नजर आएंगे, राइट? है ना. 1960 में ओपेक की स्थापना हुई. ओपेक एक बॉडी है, इट्स एक्चुअली एन एसोसिएशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. तो जो मेजर कंट्रीज है जिनके पास में तेल है, लार्जली वो मिडिल ईस्ट एरिया हो गया, रशिया हो गया, थोड़ा बहुत यूएस भी बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर तेल काफी अवेलेबल है. तो बट यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेक. तो लार्जली ये मिडिल ईस्ट रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास में पेट्रो डॉलर इनकम है. Petrodollar is a very commonly used term for earning in dollar terms by selling petrol products. Okay. So Middle East. तो इसीलिए देखते हैं ना ये शेख लोग कितने अमीर है, कितने तेजी में रहते हैं. किसी भी शेख के पास देखोगे उसका लाइफस्टाइल, अगर वीडियो देखोगे तो कितनी जबरदस्त लाइफस्टाइल होती है. क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने उनको वो दिया है कि वो तेल उनके कंट्री में अवेलेबल है, तो वो निकाल के उसको बेचते हैं. काश मैं मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ करता. नो, आई एम हैप्पी हियर, क्योंकि यहाँ कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं. वहाँ शायद आपके पास इंसेंटिव नहीं था मेहनत करने का, बिकॉज मदर अर्थ हैज गिवन देम लॉट ऑफ थिंग्स. 1972 में सबसे पहला रिसाइकलिंग का प्रोसेस चालू किया गया. प्लास्टिक को गला के उससे दूसरे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस चालू किया गया. 2000 के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ. टोयोटा जो कि जापानीज कार मेकर है, उन्होंने हाइब्रिड कार की स्थापना की. हाइब्रिड कार क्या है अनुपूर्णा जी? सर हाइब्रिड कार वो जो ऑल्टरनेट
एनर्जी रिसोर्स से काम करे। से भी काम करती है। तो पेट्रोलियम तो है ही, हाँ। उसके अलावा साथ साथ में ऑल्टरनेट तो कुड बी एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब कुछ मैक्सिमम टाइम वो चल रही है पेट्रोलियम से, लेकिन कुछ कुछ टाइम वो एनर्जी से भी चलने लग जाती है, विच इज बैटरी फ्यूल्ड एंड एक्सेट्रा। तो आपको याद होगा एक टोयोटा की गाड़ी है, याद नहीं आ रही, ऑल्टिस के ऊपर वाली गाड़ी है, एकदम याद नहीं आ रही है। तो वो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी एज अ हाइब्रिड कार। ओके। उसके बाद ओपेक ने बोला कि मैं जो है वो प्रोडक्शन कट कम कर देती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ऑयल का दाम कम होना चाहिए। तो एक ही तरीका ओपेक रीजन के पास में, ओपेक एसोसिएशन के पास, कि वो तेल के प्रोडक्शन को कम बेसी करते रहते हैं। तो अगर तेल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो तेल का दाम बढ़ जाएगा, तो उनके लिए अच्छा है। हाँ। और तेल का अगर उनको दाम कम करना होता है तो वो तेल का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो दैट मीन्स इफ यू आर ट्रैकिंग ऑयल, इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रैक ओपेक कि उनका क्या मन में चल रहा है, उनका क्या इंटेंशन है। वो पीरियडिकली मिलते रहते हैं, स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो ओपेक का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, आप वहां जाओगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन उनसे मिलती रहेगी। ओके। टेस्ला ने एक रेवोल्यूशन किया सन 2000 के आसपास, which was they launched the e-vehicle. E-vehicle is basically electric vehicle. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कोई भी फॉसिल फ्यूल से नहीं चलता, तो एक रेवोल्यूशन आ गया। तो लोगों को लगा कि अरे तेल का मेजर यूटिलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन में होता है, अगर इलेक्ट्रिक में सब कुछ कन्वर्ट हो गया तो तेल का डिमांड तो रहना नहीं चाहिए लॉजिकली। तो दीज आर ऑल रेवोल्यूशंस, इनोवेशंस व्हिच आर चेंजिंग द वे वी लुक एट क्रूड ऑयल मार्केट, राइट। लेकिन ओपेक जो है, इन लोग को पता है उनका देश जो है डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल रेवेन्यू है, तो वो लोग मेक श्योर करते हैं कि वो लोग अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले, ताकि जो अभी है क्रूड ऑयल का दाम ऊपर बढ़ता रहे और उनको उसका फायदा होता रहे। 2020 में पेंडेमिक आया, तो उसके कारण क्या हुआ कि डिमांड स्लैश हो गए। लेकिन जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, उनके पास तो तेल बन रहा है, रिफाइनरीज है, वो तो तेल से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल का डिमांड खत्म हो गया तो वो जो इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री का वो क्या करेंगे, उनको तो रखना ही पड़ेगा। तो अगर उनको स्टोरेज में रखना पड़ रहा है तो स्टोरेज का तो कॉस्ट है। हाँ। स्टोरेज फ्री में तो नहीं मिलता है, बंकर्स होते हैं, उनका कॉस्ट देना पड़ता है। तो बिकॉज क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ रहा था, तो वो क्रूड ऑयल को किसी भी भाव में देना चाह रहे थे कि ले लो यार, मेरे से ले लो, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, क्या करेंगे। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्चुअली नेगेटिव हो गए थे। मतलब they were okay to pay to people to take crude oil from them because they wanted to save the storage cost. This is for the first time it ever happened and crude oil prices crashed to negative. Okay. तो ये पूरा हिस्ट्री था तेल का, कि कैसे तेल की स्थापना हुई एंड कैसे लेटेस्ट कोविड के अंदर में हाउ क्रूड ऑयल वेंट टू अ नेगेटिव। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमोडिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने की चालू करते हैं, क्रूड ऑयल इज द फर्स्ट कमोडिटी यू शुड स्टार्ट इन ट्रेडिंग। आई एक्चुअली स्टार्टेड माय करियर एज अ क्रूड ऑयल एनालिस्ट इन 2006। ओके। बहुत मजा आता था क्रूड ऑयल को ट्रैक करना, उसमें ट्रेडिंग कॉल जनरेट करना, उसमें आइडिया जनरेट करना, बिकॉज क्रूड इज नॉट जस्ट क्रूड इट हैज अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। सो क्रूड के कारण इतने प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो आप जब क्रूड ट्रैक करते हैं तो लिटरली आप सारे प्रोडक्ट्स को ट्रैक करते हैं। प्लस क्रूड इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अगर मुझे मेटल्स को भी माइन करना होगा तो एनर्जी मुझे चाहिए, राइट। और एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो तेल का दाम बढ़ता है तो मेटल्स के भी दाम बढ़ने लग जाते हैं। ओके। क्योंकि द कॉस्ट ऑफ माइनिंग मेटल्स आल्सो गोस अप। राइट। टाइप ऑफ क्रूड ऑयल दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, स्वीट एंड सार एंड लाइट एंड हेवी क्रूड ऑयल। स्वीट एंड सार मतलब मीठा और कड़वा। तो कोई टेस्ट करके तो नहीं देखा है। तो स्वीट एंड सार का मतलब हो गया कि स्वीट है अगर उसमें सल्फर कंटेंट कम है, सार मतलब उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है। तो 0.5% से ज्यादा अगर सल्फर कंटेंट होगा तो वो सार माना जाता है। जितना सार उतना टफ उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना। ओके। जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी एक ग्लास के अंदर में हम लोग पानी डाल दिए और उसमें हम बहुत सारे मिनरल्स डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे उतना टफ होगा उस पानी को वापस से क्लीन करना। बट अगर एक ही मिनरल होगा तो पानी रिलेटिवली इजीली डिस्टिल्ड हो जाएगा। तो क्रूड ऑयल में वही बात है कि अगर सल्फर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना तकलीफ होगा
उतना हाई कैपेसिटी का रिफाइनरी चाहिए। तो Okay. रिलायंस का जो एक रिफाइनरी है जामनगर में, आरपीएल रिलायंस पेट्रोकेमिकल जो पहले था, उसका जो रिफाइनरी है वो काफी इंडिजीनियस है। यही वर्ड में ढूंढ रहा था, इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस का मतलब हो गया उतना कैपेबल है कि वो हर तरह के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकता है। Okay. ठीक है। रिफाइनरीज क्या होते हैं? कच्चा तेल लिया, रिफाइनरी में डाला, उसको प्रोसेस किया और उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाल के फिर एक एक प्रोडक्ट को बेचा। Right. राइट। तो रिलायंस का रिफाइनरी जो जामनगर में है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी है। Okay. तो स्वीट और सार क्रूड ऑयल के बीच डिफरेंस आपने समझ लिया। दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस होना चाहिए, होना तो चाहिए सब। क्योंकि जो स्वीट होगा वो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग फास्टर हो सकता है, तो स्वीट विल बी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव देन द सार क्रूड ऑयल। दूसरा क्लास सस्ता नहीं होना चाहिए बिकॉज फटाफट हो रहा है तो कॉस्ट कम है। नहीं, उसको प्रोसेस करना इजी है। तो अच्छा क्वालिटी का जो भी चीज़ होता है उसका दाम ज़्यादा होता है ना। तो स्वीट तो अच्छा क्वालिटी का है तो दाम तो ज़्यादा होना बनता है। वैसे आपका लॉजिक भी खराब नहीं था अनुपुना जी, बट मेरा लॉजिक ज़्यादा वर्क करेगा इसमें कि जो चीज़ें अच्छी होती है उसका दाम ज़्यादा होता है। तो स्वीट अच्छा है तो इसलिए दाम ज़्यादा। ओके। लाइट एंड हेवी क्रूड, लाइट एंड हेवी क्रूड को डिवाइड करेंगे तो ये भी एक तरीके का इसका कैसे आपको समझाएं, इसका डेंसिटी के हिसाब से होता है कि अगर कोई क्रूड का डेंसिटी काफी लो है तो वो लाइट होता है, कोई क्रूड का डेंसिटी हाई होता है तो वो हेवी क्रूड ऑयल होता है। ओके। ठीक है। मेजर क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स, अब देखिए ऐसा है कि हर रीजन के अंदर में अलग अलग तरीके के क्रूड ऑयल निकलते हैं, बिकॉज हर रीजन का ज्योग्राफी अलग है। तो मिडिल ईस्ट में अलग तरीके के निकलते हैं, यूएस में अलग तरीके से निकलते हैं, इंडिया में अलग तरीके का क्रूड ऑयल निकलता है। निकलता नहीं है ज्यादा इंडिया में। इंडिया में नेचुरल गैस निकलता है, ओएनजीसी निकालती है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा बहुत निकलता है बट वी आर नॉट सच ए ग्रेट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा है और यूएस है। तो सबके बेंचमार्क्स अलग होते हैं प्राइसिंग के। सबसे पहला बेंचमार्क जो ग्लोबली फॉलोड बेंचमार्क है वो है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये टेक्सास रीजन में है यूएस के अंदर में। WTI इज अ लाइट एंड स्वीट, सबसे लाइट है और सबसे मीठा है, तो इसका दाम सबसे महंगा होगा। एब्सोल्युटली। सो बिकॉज उसका ग्रेविटी भी रीजनेबल है। अकॉर्डिंग टू API जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत रिसर्च करती है, WTI टेक्सास का ग्रेविटी है 40, which makes it a very very light crude oil. Second category है Brent crude oil. Brent is a global benchmark. WTI is more of a financial market benchmark मान लो, because US में है ना तो वहाँ financial market का बोलबाला है। Brent is a global benchmark for spot pricing. कि अगर मुझे सपोज तेल खरीदना है किसी बाहर की तेल मैन्युफैक्चरर से, तो मैं ब्रेंट के साथ उसको प्राइसिंग करूंगा कि तुम्हारा कॉस्ट विल बी ब्रेंट प्लस सर्टेन डॉलर। ओके। सो इसका रीजन इज नॉर्थ सी, लाइट एंड स्वीट है, ये भी बहुत ज्यादा कड़वा नहीं होता, लाइट एंड स्वीट, एंड इसका ग्रेविटी इज सिमिलर टू WTI, खाली इसमें सल्फर कंटेंट हल्का सा ज्यादा होता है। ओके। मतलब ये थोड़ा ज्यादा क्या है, सार है। स्वीट है बट थोड़ा सा सार ज्यादा है, तो इसलिए इसका प्राइस जो है वो कम होगा। राइट। क्योंकि क्वालिटी कम WTI स्वीट ऑयल से ज्यादा खराब। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है ये डिस्कशन? पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक करिए और कुछ कमेंट भी पास कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट का आंसर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद में दूंगा। लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ एंगेज होइए, कुछ तो कीजिए, लाइक कीजिए या कुछ तो दिमाग लगाइए। नेक्स्ट इज दुबई क्रूड ऑयल। दुबई में तेल कहाँ से आ गया? वो तो बेंचमार्क होगा। बेंचमार्क है, दुबई में तेल नहीं है। दुबई तो खाली टूरिज्म के लिए, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। वो तो अबू धाबी में है तेल और थोड़े उधर के रीजन में तेल है। दुबई का तो बल्कि अबू धाबी उसको पैसे देता है ताकि दुबई रहे, क्योंकि वहाँ का राजा को दुबई बहुत पसंद है। ओके। वो अलग हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाते हैं। तो दुबई का बेंचमार्किंग है, इट्स मीडियम एंड सार। ओके, तो ऑब्वियसली प्राइस विल बी हायर। It's also known as Fateh, heavier than WTI and Brent, used in oil trading as a benchmark for oil shipments in the Middle East. So जो भी तेल मिडिल ईस्ट में जाता है या वहाँ से आता है मिडिल ईस्ट से, उसको दुबई क्रूड के साथ बेंचमार्क किया जाता है। दुबई क्रूड और ब्रेंट के बीच में बहुत हाई कोरिलेशनशिप है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो दोनों का मोटा मोटी एक साथ बढ़ता है। सो ब्रेंट क्या मोस्टली यूज्ड फॉर रशिया?
ब्रेंड इज मोस्टली फॉर यूरोपियन रीजन्स, तो कोई भी Okay. ग्लोबल डील्स होती है उसमें ब्रेंड को बेंचमार्क किया जाता है। रशिया का अलग है। ओके फिर उसके बाद है बोनी लाइट जो कि नाइजीरिया का है, लाइट एंड स्वीट। फिर है ओपेक रेफरेंस बास्केट। अब ओपेक ने क्या बोला कि बॉस ऐसा करते हैं, सबको मिला के हम एक बास्केट बना देते हैं जिसको एक रेफरेंस प्राइस के रूप में रख लेते हैं। तो वो उतना ज़्यादा फ्यूचर्स मार्केट में या डेरिवेटिव्स मार्केट में उतना रेलिवेंट नहीं है। स्पॉट मार्केट में लोग इसको रखते हैं। अगेन ओपेक रेफरेंस बास्केट और ब्रेंड के बीच में बहुत हाई कोरिलेशनशिप है। एंड रशिया का जो है आपने पूछा था, उसका नाम है यूरल्स। मैंने भी इतना नहीं सुना इसके बारे में बिकॉज इट्स नॉट बेंचमार्क सो मच फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। रशिया के अंदर में कोई अगर बाइंग सेलिंग कर रहा होगा क्रूड ऑयल तो यूरल्स में करता है। ओके ठीक है, आगे बढ़े। वे कैन वन ट्रेड क्रूड ऑयल इन इंडिया। आप एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हैं और कहीं पर एक्टिव नहीं है। इक्विटी में जो क्रूड ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में अभी भी क्रूड ऑयल का कोई भी ईटीएफ नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बाहर के ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. आपको पता है बाहर के यूएस इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से। So through mutual funds? You can route through mutual fund or you can directly invest. There are multiple brokers, including Kotak Securities भी ऑफर करता है। आप उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बाहर के इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाहर के ईटीएफ्स में भी एज एन इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. क्रूड ऑयल जो WTI जो ट्रेड होता है एमसीएक्स के अंदर में, इट्स WTI क्रूड ऑयल विच इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरी। उसका कोट है रुपीज पर बैरल। लॉट साइज है 100 बैरल। मतलब आपको अगर डिलीवरी उठाने का मन कर गया तो आप 100 बैरल घर पे रख सकते हैं। बहुत Okay. बड़ा घर चाहिए उसके लिए। Okay. टिकट साइज है 1 रुपया, मतलब पर टिकट में 100 रुपये का हर्जित होगा। एक्सपायरी विल बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर। डिफरेंट एक्सपायरीज के कैलेंडर अवेलेबल है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ। इनफैक्ट यूएस में जो एक्सचेंज है जहाँ पे क्रूड ट्रेड होता है वो है नाइमेक्स, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो नाइमेक्स के अंदर में जो क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है वो 36 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। Okay. मतलब आप 3 साल बाद का क्रूड ऑयल पे अगर बेट करना चाहेंगे तो आपके पास में नाइमेक्स में कोट अवेलेबल है। Okay. इंडिया में ये आई थिंक 5-6 महीने के कोट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये कौन यूज करते हैं? टिपिकली हेजर्स यूज करते हैं, कॉर्पोरेट्स जिनका क्रूड रॉ मटेरियल है या जो क्रूड सप्लाई करते हैं, वो लोग 2-3 महीने के बाद के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक्सपोजर को हेज करके रखते हैं। Okay. या इट्स क्रूड ऑयल का प्राइसिंग कैसे बनता है एमसीएक्स के अंदर में? बेसिकली WTI कॉन्ट्रैक्ट जो नाइमेक्स में ट्रेड हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट मंथ का USD INR, वो बन जाता है रेफरेंस प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। Okay. बिकॉज USD INR भी 12 महीने का अवेलेबल है। नाइमेक्स क्रूड भी 36 महीने तक अवेलेबल है। एमसीएक्स में आने वाला 5-6-7 महीने का। तो सीधा इक्वेशन है, वहां का कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का USD INR रेट विल गिव यू दी रेफरेंस प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। Okay. Okay. मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,30,000। तो अगर आपके पास 1.5 लाख के करीब हो तब आप क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हम नॉलेज नहीं लें? नॉलेज हम लेंगे। नॉलेज ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमको पता लगेगा कि दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। इस नॉलेज के बिना सब कुछ अधूरा है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल के यूजेज क्या क्या है। ठीक है, घर में दिया जलाने के लिए क्रूड ऑयल यूज होता है। So घी यूज होता है। घी यूज होता है जो कि क्रूड ऑयल से नहीं निकलता है, वो गाय से निकलता है क्योंकि वो Right. एडिबल है। क्रूड ऑयल की सामग्री में एडिबिलिटी नहीं होता है, कभी खा मत लीजिएगा। Okay. यूजेज कहाँ होता है? तेल के लिए, कुछ भी जलाना हो, आग लगाना हो तो तेल जो केरोसिन हो सकता है वगैरह हो सकता है। हम लोग दिया में केरोसिन नहीं यूज करते। प्लास्टिक बॉटल्स, लोग बोलते हैं ना प्लास्टिक बॉटल मत यूज किया करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिसाइकलिंग का प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली समुद्र में जाके समुद्र को क्लॉग करेगा ये लोग। Right. और क्रूड ऑयल यूज होता है अननेसेसरी का, तो लोग इसीलिए बोलते हैं ग्लास का बॉटल यूज करो Okay. या मिट्टी का, मिट्टी। है ना? अच्छा है ना? Right. दोस्तों ये वाला ऐसा बॉटल यूज कीजिए। क्या आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं? बंद करिए प्लास्टिक यूज करना। उसके बाद है ये कुछ भी सामान रखने के लिए जो फ्लास्क वगैरह या जो भी बॉक्स वगैरह
एंड देन दिस इज क्लोथ्स, सो प्लास्टिक के क्लोथ्स, प्लास्टिक के कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े कौन पहनता है? सिंथेटिक क्लोथ्स। हमारे जो कपड़े होते हैं उनके अंदर में थोड़ा सिंथेटिक भी जाता है ना। आप देखोगे कई ऐसे क्लोथ्स होते हैं विच इज अ मिक्स ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक। सम क्लोथ्स आर सिंथेटिक ओनली, देयर आर फेमस ब्रांड्स हु हैव मेड ओनली सिंथेटिक क्लोथ्स, तो उसमें यूज होता है। कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक एंड अदर थिंग्स, पेंट्स, सो मेनी थिंग्स, कुछ भी देख लो अपने अराउंड 360 360 डिग्री व्यू ले लो, हर चीज में क्रूड ऑयल यूज होता है। इसलिए मैंने कहा ना, इट्स अ मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सप्लाई डिमांड एंड न्यू रिसोर्सेस, एंड द and inventory data, consumption pattern and global events. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है ओपेक रीजन में, जिसमें सबसे बड़ा लीडर जो प्रोडक्शन का है वो सऊदी अरेबिया। रिच, सुपर रिच पीपल। कितनी सऊदी अरेबिया में आपको पता है ना, बहुत सारे फैमिलीज हैं जो राज करते हैं, और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, बिकॉज जहाँ पैसा बहुत होगा वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, है ना। राइट। सऊदी अरेबिया, रशिया का इकोनॉमी जितना मुझे याद है 60 से 65% उसका इकोनॉमी क्रूड पे डिपेंडेंट है। तो जब क्रूड गिर जाता है तो रशिया की बैंक बच जाती है। ओके। यूएस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बिकॉज उसके पास वो टेक्सास रीजन के अंदर में कुआं है जहाँ से वो तेल निकालता है। एंड सऊदी का सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लोएस्ट होता कैसे? जब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा, एंड ऑब्वियसली जब पूरा कंट्री लगा हुआ है तेल ही निकालने में, और तो कोई काम नहीं है उनके पास में, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम है। यूएस, चाइना और जापान एंड इंडिया आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड ऑल्सो द इम्पोर्टर। मतलब यूएस एक्सपोर्ट भी भर भर के करता है और इम्पोर्ट भी भर भर के करता है। चाइना ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि चाइना इज अ सिंबलिज्म ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। जापान, बिकॉज जापान के पास कुछ नहीं खुद का, जापान इज अ जीरो रिसोर्स कंट्री। ऊपर में एकदम वो उसके पास क्या रिसोर्सेज है? कुछ नहीं, लेकिन कितना पावरफुल है, क्योंकि उसके पास में जबरदस्त है। एंड इंडिया, हम तो खैर बैठे ही हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो हम करते रहते हैं इंपोर्ट। सर इंडिया कौन सा तेल को इंपोर्ट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारी ना WTI इंपोर्ट करने की हमारी थोड़ी कम है औकात। ओके। तो हम गंदा हम दुबई वाला करते हैं। ओके। और उसको प्रोसेस करते हैं, भी सस्ता मिल जाता है हमको। ओके। अच्छा, हमारी पाइपलाइन भी बैठी हुई है वहाँ से, तो इट्स ईजियर। WTI इंपोर्ट करने में खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा ना, बिकॉज वहाँ से टैंकर्स आएंगे। राइट। तो हम उतना ज़्यादा महंगा वाला नहीं करते हैं। ओके। हमारे रिफाइनरीज बहुत इंडिजिनियस है ना, राइट। तो हम गंदा करके भी अच्छा कर देते हैं उसको। तो सर वहाँ से लाके हम लोग यहाँ पे पहले रिफाइनरीज में उसको प्रोसेस करके एंड देन वी यूज इट। हाँ, नहीं मतलब हम उसको हम प्रोसेस गुड को यूज करते हैं, हम कच्चा तेल यूज नहीं करते हैं। तो रिफाइनरी में प्रोसेस हुआ, फिर वो सामान बना दिए। क्या क्या सामान बना दिए? देखो, एक बहुत अच्छा मेरे को साइट मिला था, मैं दिखाता हूँ। रिलायंस का अगर आप सर्च करो ना, रिलायंस एनुअल रिपोर्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी चार्ट, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, क्लिक करो। ये देखो, रिलायंस ने ना, कहाँ है, नहीं इमेज में सर्च करो इसको, कहाँ है भाई, ये देखो। रिलायंस ने अपना एनुअल रिपोर्ट में ना इतना प्यार से पूरा ये रिफाइनरी प्रोसेस को बताया कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलते हैं। गैसोलीन, LPG, नैफ्थल, प्रोपेन, ऑफ गैस, रिफाइनरी C4, बुटिल रबर विच इज़ बेसिकली सिंथेटिक रबर, जो टायर्स बनते हैं उसके अंदर भी यूज़ होता है। तो ये रिलायंस ने ना यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मोनोपोली कर रखी है। तेल को इंपोर्ट करके, रिफाइन करके, उसमें से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स निकालने का प्रोसेस में रिलायंस इज वन ऑफ द लीडर्स। उसके अलावा और भी है, जैसे BPCL भी करता है थोड़ा बहुत काम, बट मेजर इसके अंदर में बड़ा प्लेयर रिलायंस है, इसीलिए इनका मार्केट शेयर भी बहुत हाई है। ओके। देखिए क्या क्या बन सकता है, सिल्क लिनियन बनता है, फैब्रिक्स तो ऑब्वियसली बनते ही है। याद है आपको रिलायंस का फैब्रिक विमल? हाँ सर, विमल। तो विमल इसके लिए रिलायंस ने क्या किया, हर चीज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेट करता गया। तो सबसे पहले पेट्रोकेमिकल का काम चालू किया, फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट किया,
और पेट्रोकेमिकल के एक प्रोडक्ट्स को और बनाता गया, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेट किया। तो इस तरह से रिलायंस हैज बिकम अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। Supply and demand as of 2019, the average Americans use 3 gallons of petroleum products every day. ये अमेरिकन्स ना बहुत तेल खाते हैं। क्यों खाते हैं पता है? इनको ना गाड़ी में ट्रैवल करने की बहुत शौक है। और ये ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं, बनाते हैं जिसका एवरेज बहुत खराब होता है। अब जैसे फोर्ड की गाड़ियां रबिश होती है, एवरेज ही नहीं होती है। एक गाड़ी हुआ करती थी हमर आपने सुना है? yes, उसका एवरेज होता था 2 किलोमीटर पर लीटर या ऐसे कुछ होता था, बहुत ही गंदा एवरेज। okay. तो हम लोग इंडिया में तो एवरेज सेंसिटिव होती है। जैसे टाटा मोटर का ऐड था ना, जिसमें था कि कितना देती है, मतलब कितना एवरेज देती है। right. अमेरिका में इतना ये लोग नहीं सोचता है, तो बहुत ज्यादा ये लोग तेल का कंजम्पशन करता है। तो 3 गैलन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एवरी डे। 42 gallon of crude produces roughly 45 gallons of petroleum, which is used for all sort of fuels further down the road. Of this, 13% is used for consumption products. Okay. Developing countries increase their demand with faster development. Global nature of oil reduces price pressure from the supply and the demand point of view. OPEC produces production cuts and similar announcements. So basically यहाँ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये जो डिमांड ओरिजिनेटर्स हैं, लार्जली यूएस एक बड़ा ओरिजिनेटर है, उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है, बाकी फैक्टर्स है जहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकते हैं। और डिमांड कुड बी क्रिएटेड नॉट जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट कुड बी क्रिएटेड फ्रॉम अदर नॉन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह, कहीं से भी डिमांड है। अल्टीमेटली इन सब का इम्पैक्ट जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आता है। वर्ल्ड जीडीपी का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप है। अगर वर्ल्ड जीडीपी पॉजिटिव है तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे अभी आज के रेट में तेल तेज है, क्यों? क्योंकि दुनिया में जीडीपी तेज बोल रहे लोग। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक के बाद में अब सबको लग गया कंजम्पशन करने में बड़े जोर से, तो तेल तेज रहेगा, वर्ल्ड जीडीपी भी ग्रो करेगी। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है जहां पर तेल का तेजी के कारण इन्फ्लेशन हिट करने लग जाता है और फिर जीडीपी में उसका इम्पैक्ट होता है। वो लैग इम्पैक्ट जो है ना, फ्रॉम तेल का एक्सट्रीम तेजी टू इन्फ्लेशन, उस इम्पैक्ट के अंदर में एक ट्रांजिशन होता है विच टेक्स टाइम। ये 6 महीने 5 महीने का नहीं है, ये सालों 2-3 साल लगते हैं। जब ये ट्रांजिशन इतना घनघोर हो जाता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाता है और फिर ग्रोथ जो है वो टेपर डाउन हो जाता है। मार्केट उसको पहले से एस्टिमेट कर लेता है। ओके ओके। कोरिलेशनशिप बिटवीन डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड क्या है? नेगेटिव। डॉलर बढ़ेगा तो क्रूड घटेगा एंड वाइस वर्सा। या न्यू रिसोर्सेज, तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं ना डिफाइंड कि क्रूड ऑयल उतना ही अवेलेबल है दुनिया में। नए नए तो कुएं बन ही सकते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है इनके कंट्रोल में है कि वे कुएं को ऑक्शन करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्री के अंदर में अचानक से कोई तेल डिस्कवर हो गया और उसको ऑक्शन किया गया, तो अगर डिस्कवर हो गया है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आ जाएगा। तो वो न्यूज़ भी ट्रैक करना पड़ता है कि अगर भैया कोई डिस्कवर हुआ है तो प्राइस पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो मेरे को देखना है कि कहीं डिस्कवर तो नहीं हुआ है। अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा नया तेल डिस्कवर नहीं हुआ है। कनाडा में हुआ था हाल फिलहाल में, बट उसके बाद में कोई मेजर हुआ नहीं है। इन्वेंट्री डेटा याद है? मेटल्स के समय मैं बोला करता था इन्वेंट्री डेटा। तो लंदन मेटल एक्सचेंज और शंघाई एक्सचेंज, वहाँ का इन्वेंट्री के हिसाब से मेटल वर्क करता है। क्रूड में भी इन्वेंट्री डेटा होता है। 2 सोर्सेज ऑफ इन्वेंट्री डेटा है। एपीआई इन्वेंट्री डेटा विच इज दैट पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का इन्वेंट्री डेटा आता है, वो आता है 2 बजे, रात को 2 बजे, हमारा रात को 2 बजे। और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो यूएस की डिपार्टमेंट है वो भी डेटा देती है कि हमारे पास इतना इन्वेंट्री है अभी तेल का उनके स्टॉक के अंदर में। तो वो आता है रात को 8 बजे। तो जब इन्वेंट्री डेटा आता है तो मार्केट रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अचानक से इन्वेंट्री बढ़ के अगर आएगा तो ऑब्वियसली प्राइस गिरेगा, और इन्वेंट्री घट के आएगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो जो एक्टिव क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं वो ये सब डेटा पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। कंजम्पशन पैटर्न, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो कि रिसर्च करती रहती है कि किस तरह के एनर्जी कंजम्पशंस हो रहे दुनिया भर में। तो उन्होंने 2019 में रिपोर्ट निकाला था और बताया था कि इस तरह से एनर्जी कंजम्पशंस हो रहा है अभी, जिसमें यूएस सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। 2 रीजन है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरा वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। तो ठंड पड़ेगा तो फिर गर्म करने के लिए वो जो सेटअप्स होते हैं, हीटर्स होते हैं,
उन हीटर को दो टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए, तो क्रूड ऑयल देता है उनको एनर्जी गैसोलीन की तरह, हाँ। और दूसरा होता है नेचुरल गैस। ओके। गैस से भी एनर्जी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में एक डिसेंट कोरिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट डिसेंट है। स्पेशली ठंड के मौसम में दोनों के दाम बढ़ने लग जाते हैं अगर वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो। ओके। और उसके अलावा एनर्जी कंजम्पशन में ऊपर वाले रशिया में काफ़ी एनर्जी कंजम्पशन, तो आप देखो ऊपर में काफ़ी एनर्जी कंजम्पशन होती है बिकॉज ऑफ ठंड, राइट। और नीचे में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एनर्जी कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि वो लोग माइनिंग कंट्रीज है, तो वहाँ से बहुत माइनिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए एनर्जी यूज होती है माइनिंग पर्पस के लिए। ओके। ग्लोबल इवेंट्स, क्योंकि क्रूड ऑयल इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल कमोडिटी। क्या होता है कि कभी भी किसी भी तरह की लड़ाई की सिनेरियो डेवलप हो जाती है ना, तो ये लोग बदमाश लोग तेल के जो टैंकर्स होते हैं ना उनको उड़ा देते हैं, या तेल के जो कुएं होते हैं ना उसमें आग लगा देते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि बस लड़ाई करनी है। तुम्हारी कंट्री को मेरे को अगर हानि पहुंचानी है और तुम तेल पे डिपेंडेंट हो तो आग लगा दो उस तेल में, तो तुम्हारी इकोनॉमी तो बैठ जाएगा। राइट। तो ये लड़ाई के चक्कर में तेल का दाम बढ़ जाता है, और हमारी जैसी कंट्री जो इंपोर्ट करती है उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देखो जब जब कुछ कुछ माहौल बना है लड़ाई का, चाहे वो वॉर, एक ईरानियन रेवोल्यूशन था 1970 में, तब तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे। चाहे अभी कोविड आया है तो वो भी एक तरह का अनसर्टेन इवेंट है, तो कभी भी अनसर्टेनिटी दुनिया में आती है तो तेल का दाम बढ़ जाता है। राइट। इट्स अ वेरी जियोपॉलिटिकल कमोडिटी। सो एक और चीज़, सपोज WTI की अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या उस पे ब्रेंट का मतलब डिफरेंट ऑयल बेंचमार्क्स में क्या क्या वो? वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। आइडियली WTI का दाम बढ़ेगा तो ब्रेंट का भी दाम बढ़ना चाहिए ना, हाँ उसी प्रोपोर्शन पे बढ़ना चाहिए, बट जरूरी नहीं उस प्रोपोर्शन पे बढ़ेगा। ओके। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस भी हिलता रहता है, कभी डिफरेंस बढ़ जाता है, कभी डिफरेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेंट इज मोर जियोपॉलिटिकली इम्पैक्टेड। मिडिल ईस्ट में अगर किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी हुआ तो ब्रेंट बढ़ने लग जाएगा, और WTI बोलेगा बढ़ने दो सारे को, मेरे को क्यों बढ़ना है, क्योंकि मैं तो यूएस से रिलेटेड हूँ। हाँ, तो गैप दोनों का बढ़ जाएगा। फिर जब अनसर्टेनिटी कम होने लग जाती है तो गैप दोनों का कम हो जाता है। तो लोग इन दोनों को गैप पे भी खेलते हैं, WTI ले लो ब्रेंट बेच दो, और जब वो गैप कम हो गया तो ब्रेंट वापस से ले लो, WTI बेच दो। एक और स्प्रेड होता है, एक्चुअली इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना ये, एक लर्न टू ट्रेड से नहीं होगा। ये इतना वाइड सब्जेक्ट है, बट क्योंकि आपने टच की बात तो मैं बोल देता हूँ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैक स्प्रेड। क्रैक स्प्रेड इज बेसिकली द स्प्रेड बिटवीन क्रूड एंड द आउटपुट्स, जैसे क्रूड और गैसोलीन। सो गैसोलीन इज द आउटपुट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, राइट? तो उसका प्राइस और इसके प्राइस के बीच में जो स्प्रेड है ना, उस पर भी ट्रेडिंग होता है। लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि स्प्रेड बढ़ेगा या स्प्रेड घटेगा। बट देयर इज नो फिक्स्ड कोरिलेशन। नहीं, कोरिलेशनशिप इज देयर बट देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा, कि ये इतना ही होना चाहिए, इतना बढ़ेगा तो इतना ही होना चाहिए। हाँ, लोग मोटा मोटी बेंचमार्किंग कर लेते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। एवरी आउटपुट हैज इट्स ओन डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक। अचानक से ब्रेंट का डिमांड आ जाएगा, WTI का डिमांड नहीं होगा तो ब्रेंट बढ़ने लग जाएगा। तो जो क्रूड में ट्रेड करते हैं ना, वो खाली क्रूड में नहीं ट्रेड करते हैं, वो सारे ये ब्रेंट वगैरह में ट्रेड करते हैं। क्रूड जैसे नाइमेक्स में है WTI वाला, और ब्रेंट है आइस बोल के एक एक्सचेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये है, ये भी यूएस बेस है, बट ज़्यादातर इसका एक्टिविटी यूरोप से ज़्यादा आता है क्योंकि ब्रेंट इज ए यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोनों के बीच में स्प्रेड में लोग ट्रेड करते रहते हैं। ओके। आपको अच्छा लग रहा है कि क्रूड का डिस्कशन? हाँ सर। तो देखिए, क्रूड पे ना और डुबकी मारनी पड़ेगी। ये तो हमने अभी आपको एक मोटा मोटी बेसिक बता दिया है। इस पे अगर आपको और डीप डाइव करना है ना, तो हमारे यहाँ पर शुरदीप दे है, उन्होंने क्रूड पे मास्टरी कर रखी है। उनका ईलन मार्केट्स में एक वेबिनार है क्रूड पे। सर कौन सा? अगर क्रूड में मास्टरी करना है तो ये मास्टर साहब है, इनका वेबिनार ले लीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, दे नाम से सर्च कर लेते हैं एक बार, देखते हैं सर मिलेंगे क्या। अरे इतना सारा इन्होंने वेबिनार लिया हमारे साथ, A to Z ऑफ प्रॉफिटेबल क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। ये 3 घंटे का वेबिनार है जिसमें क्रूड के बारे में इन्होंने इतना बात किया है कि आपको मजा आ जाएगा देख के। ये वेबिनार वो एक बार फिर से लेने वाले हैं। तो अगर आप ये वेबिनार लेते हैं तो वो वाला वेबिनार भी आप बाद में मिल सकेगा आपको विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, और इस वेबिनार पे हम आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं।
ओके तो ये वीडियो के नीचे में ये वेबिनार का लिंक भी है दोस्तों, और डिस्काउंट कूपन भी है, तो आप ले लीजिए अगर आपको क्रूड में और डुबकी मारनी है तो। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं फटाफट इक्विटी और क्रूड ऑयल के बीच के रिलेशनशिप को। तो कई कंपनीज है जो रिफाइनरी का काम करती है और साथ साथ में निकालती भी है क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक कॉन्सेप्ट है। अपस्ट्रीम Okay. जो जैसे अबान, रिलायंस, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, ये सब कंपनीज जो है ये इनके लिए तेल एक रॉ मटेरियल भी है और ये तेल को प्रोड्यूस भी करती है। तो ये अगर तेल का दाम बढ़ता है तो इनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जनरली क्या होती है, तेल का बढ़ा हुआ दाम को अपने प्रोडक्ट में कॉस्ट में पास ऑन कर देती है, तो इनका मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है जब तेल का दाम बढ़ता है। तो दूसरी कैटेगरी होगी जो तेल को यूज करती है खाली रिफाइनरी प्रोसेस के लिए, राइट। तो वो अब जैसे पेट्रोकेमिकल कंपनी में कोठारी, रेन इंडस्ट्रीज, ओरिकॉन, मल्टीबेस, विकास लाइफ, ये सब कंपनीज हो गई जो स्पेशलाइज क्रूड को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल। तो तेल का दाम बढ़ेगा तो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ओके और तीसरी कैटेगरी होगी जो है कंज्यूमर्स, जैसे पेट्रोल कंपनीज, कैस्ट्रॉल जो लुब्रिकेंट्स बनाती है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, MRF जो टायर बनाती है, जो सिंथेटिक रबर यूज करती है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि ऑब्वियसली तेल कच्चा तेल की कोई प्रोडक्ट यूज होता है सीमेंट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के लिए भी, इंटरग्लोब एविएशन फ्लाइट, राइट, आई थिंक 60 से 70% ऑफ फ्लाइट कॉस्ट इज तेल, एविएशन टर्बुलेंट फ्यूल। तो अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो इन कंपनीज के लिए खराब है। तो कंज्यूमर वो हो गए जिनके लिए तेल का दाम बढ़ना खराब है, लेकिन तेल का दाम घटता है तो इनको लॉटरी लग जाती है, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है इसको जनरली ये लोग कम नहीं करते हैं, तेल का दाम घटता है तो, क्योंकि ये B2C है और B2B वाले जो हैं उनको करना पड़ता है, लेकिन उनका रिफाइनरी, उनका मार्जिन जो है ना वो मोटा मोटी फिक्स रहता है। तो तेल का दाम बढ़ेगा तो उनको एक्चुअली में बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज रिफाइनरी मार्जिन और बेटर हो जाती है। ओके, इस पे आपको वही करना पड़ेगा जैसे हमने बाकी कमोडिटीज में किया है। तो आप हमारा जो वॉच लिस्ट है कमोडिटीज एंड इक्विटी, यहाँ पर एक सेक्शन आप ऐड करेंगे, तो ऐड सेक्शन, और यहाँ पर आप क्रूड ऑयल, मैं ऐसा करूंगा ना, ये पूरा वॉच लिस्ट ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बना के, तो क्या आपको मेहनत नहीं करनी होगी, आप खाली ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये तो वही बात होगी कि जब हम स्कूल में एग्जाम देने जाते थे तो सामने टॉपर बैठ जाता था, तो पढ़ के जितना भी जाते थे लास्ट में टॉपर को बोल ही देते थे दिखा देना यार। सर तो मेहनत हम नहीं करेंगे, सर ने बना ही दिया तो उसको डाउनलोड कर लेंगे सीधा। ठीक है, चलिए एक और चीज कर लिया, ये वीडियो के नीचे ये भी शेयर कर दूंगा दोस्तों, डाउनलोड करना है तो कर लीजिएगा। सो क्रूड ऑयल, देखिए क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल दिख रहा है आपको, ब्रेंट स्पॉट प्राइस है ये, और उसके फ्यूचर्स प्राइसेस भी है जो कि नाइमेक्स वगैरह में ट्रेड होते हैं, वो लाइव नहीं है बिकॉज उसके लिए पैसा देना पड़ता है। अपने क्यों देंगे पैसा, अपने फ्री वाला लेंगे। तो WTI भी ऐड कर लेते हैं, ब्रेंट भी ऐड कर लेते हैं, और जो M6 वाला उसको भी ऐड कर लेते हैं। चलो तो क्या चल रहा है अभी, WTI का दाम चल रहा है, US क्रूड ऑयल का चल रहा है 82.0408, मतलब ये अभी तेजी में है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है, RSI भी इसका ऊपर चल रहा है, तो इसमें हमको माइंड में तेजी ही रखना है। ब्रेंट क्या चल रहा है दाम, ब्रेंट चल रहा है 83.48, ऐसा कैसे हो गया, WTI का दाम ब्रेंट का दाम से नीचे क्यों है? सर जनरली ऑपोजिट रहता है। ओके, तो इसका मतलब कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन का इशू होगा, कहीं ना कहीं कोई इशू होगा जिसके कारण ये जो गैप है ये उल्टा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, तो जो इन दोनों में स्प्रेड में ट्रेड करते हैं ना, वो इसको लेके उसको बेच देंगे, और जब ये घूम जाएगा तो फिर इसको स्क्वायर अप कर लेंगे। रिस्की ट्रेड है बट कई लोग करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए ना। सो बिकॉज मैं इंडिया में अगर इक्विटी में करूँ तो, एंड बिकॉज इंडिया यूजेस द दुबई क्रूड, सो शुड आई नॉट ट्रैक दुबई क्रूड? आपको दोनों ही ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा। और दुबई इज मोर और लेस इन सिंक विद ब्रेंट, बहुत हाई कोरिलेशनशिप है, तो ब्रेंट और WTI ट्रैक कर लो तो इट्स सफिशिएंट। ओके, या और M6 क्रूड ऑयल WTI है, तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसी में कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए ये 3 कमोडिटी ट्रैक करो, और उसके बाद ये जो इक्विटी के स्टॉक्स है इन सबको ऐड कर लो, तो ये तुम्हारा वॉच लिस्ट बन गया है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ यही ट्रेड करते हैं, तेल और तेल के स्टॉक्स में, और कुछ नहीं करते, उनका जीवन ही वही है
क्योंकि तेल ट्रेड करके हमको पता लग जाता है तेल का क्या हो रहा है मूवमेंट, और तेल के स्टॉक्स में ट्रेड करके पर्टिकुलरली जब वो बाइंग साइड में आते हैं स्टॉक्स में, तो जब तेल गिरता है भर भर के वो शेयर खरीद लेते हैं जिसको उसका बेनिफिट होगा। ओके क्लासिक केस, अगर तेल 4% गिर गया तो नेक्स्ट डे पेंट कंपनीज तेज हो जाएंगी। ओके तो सुबह पहले आते हैं तेजी, पेंट कंपनीज में खेल लेते हैं वो। ओके तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक कमोडिटी पकड़ी, हाँ अभी तक तो अपने इतना डिस्कस कर लिया कमोडिटीज के बारे में, राइट तो अब आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि एक कमोडिटी पकड़िए, तेल पकड़िए, सबसे इम्पैक्टफुल है वो। वेबिनार देखिए, ये वीडियो के बाद में तेल को ट्रैक करना चालू कीजिए, और तेल रिलेटेड स्टॉक्स आपको ये स्टॉकेज के अंदर में भी मिल जाएगा। तो इफ़ यू गो टू web.stockage.com, यहाँ पर आपको, अगर आप सेक्टर्स में जाएंगे और सर्च करिए क्रूड ऑयल, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस क्रूड ऑयल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। उनको ट्रेडिंग व्यू में डालिए, यहाँ पर डालिए, ट्रैक करिए, ऑब्जर्व कीजिए, 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा ट्रेड करिए। आप देखिए आप कैसे क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल ओरिएंटेड सेक्टर्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। या So, because crude oil is the mother of all the commodities and is used worldwide in everything, तो सर जब crude oil का प्राइस बढ़ता है, so is that also a sign of reduced liquidity because of the additional expenses? बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड कंक्लूजन है ये। अच्छा, हाँ, आई डोंट थिंक सो आपको इतना उसको, बिकॉज लिक्विडिटी इज अ फंक्शन ऑफ interest rates, is a function of cash available in the system. Generally liquidity कम होती है तो पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो क्रूड का दाम कम होना चाहिए लॉजिकली, बिकॉज क्रूड इज नॉट जस्ट अ कमोडिटी, इट्स आल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। बट आई थिंक इट्स अ फार-फ्रेजेड कंक्लूजन। ओके, बेटर टू ट्रैक डॉलर, बिकॉज अगर डॉलर तेज होगा तो क्रूड घटेगा ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। डजंट हैपन एवरी डे। ऐसा नहीं कि कल डॉलर तेज हो गया तो परसों क्रूड घट जाएगा, नहीं, बिकॉज क्रूड का अपना डायनेमिक है। क्रूड इज अ financial asset and also a real asset, and real asset has a much larger say in crude oil than being a financial asset. ओके, ओके। तो स्टैंड अलोन उसको देखिए, उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम से कोरिलेट करने की कोशिश मत करिए। ओके, ठीक है। ओके सर। लास्ट एक स्लाइड है कि जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं किसी भी कमोडिटी के साथ में, तो क्रूड ऑयल का क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है, तो नॉट जस्ट इन फुटवेयर, लॉजिस्टिक, लुब्रिकेंट्स, बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक। तो अगर क्रूड का दाम बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसके कारण इन्फ्लेशन होता है, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, वी इंपोर्ट दी मैक्सिमम क्रूड ऑयल एज आवर इंपोर्ट बिल, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा अगर क्रूड ऑयल खराब होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा बढ़ेगा तो करेंसी पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो रुपी वीक होगा। ओके, रुपी वीक होगा तो आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा बात है। तो वो कनेक्टिंग द डॉट्स जो है ना, कि ये हुआ तो उसके कारण किस में इम्पैक्ट आएगा, किस में आ सकता है, कनेक्टिंग द डॉट्स के अंदर में थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, ओके। एंड दैट विल नॉट हैपन इंस्टेंटली, कम से कम That 5 will साल। take time. 5 साल अगर आप ये मल्टी एसेट ट्रेडिंग थॉट प्रोसेस में लगे हुए रहेंगे ना, गारंटीड है कि आपको इतना इजी लगने लग जाएगा, ये चीज आपको दिखने लग जाएगा, अरे ये हुआ तो ये तो होना ही। तो मार्केट इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट रिलेशनशिप। ओके ऑलराइट, तो ये कैसा लगा डिस्कशन आज का? सर, काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार एकदम। क्रूड ऑयल जबरदस्त है। तो ये पीपीटी दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज डाउनलोड करिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और डीप इसमें घुसना है तो शुरुदीप का वेबिनार लीजिए, एकदम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्रूड ऑयल की डुबकी आपको सही मायने में एक शोर से दूसरे शोर ले जाने में हेल्प करेगी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आशा कर रहा हूँ आप लास्ट तक रुके हैं, और रुके हैं तो एक पैट इन द बैक दीजिए। आप रियली केयर करते हैं अपने बारे में, इसीलिए आप लास्ट तक रुके और इस कंटेंट को आप देखें, फिर से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लोगों को बोलिए कि तेल समझो, तभी पूरा मार्केट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरे काम को इसी तरीके से बस आप शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।